पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में अलगाव की मांग जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार अख्तर मेंगल ने खुलकर कहा कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सूबा नहीं बल्कि उसका पड़ोसी बनने वाला है। 1947 में एक नक्शा खींचा गया और उस नक्शे पर एक नाम लिखा गया था, पाकिस्तान। 8 फरवरी 2026 की यह तारीख शायद इतिहास की किताबों में उस दिन के तौर पर लिखी जाएगी जब इस्लाम के नाम पर बने मुल्क के भीतर से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की हुंकार उठी। बलूच राष्ट्रवादियों ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, एक अंतरिम संविधान, एक वैचारिक बगावत, एक राजनीतिक ऐलान जंग। मीर यार बलूच ने जब यह दस्तावेज दुनिया के सामने रखा तो सिर्फ कागज नहीं हिला, इस्लामाबाद के सत्ता की कुर्सियां हिल गई, रावलपिंडी के गलियारों में बेचैनी दौड़ गई। इस चार्टर में साफ दिखा है धर्म और राज्य अलग होंगे। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, यह घोषणा है कि अगर पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था तो बलूचिस्तान धर्म से ऊपर उठकर बनेगा। और सवाल अब सीधा है, क्या यह सिर्फ कागजी इंकलाब है या पाकिस्तान के राजनीतिक भूगोल में एक नया दरारनामा लिख दिया गया है? तो क्या अब बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? सुनाते हैं आपको। जो बलूचिस्तान का जो विकास होना चाहिए वह तो नहीं हुआ, इतना तो तय है। तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्वतंत्रता को लेकर बलूच लोग पहले से ही सजग है, वो इस दिशा में प्रयासरत है। देखिए, अभी वर्तमान परिस्थितियों में तो यह मुश्किल लगता है कि भारत बलूचिस्तान को उस तरीके से मान्यता दें जिस तरीके से पाकिस्तान वालों ने कश्मीर के अलगाववादियों को। तो ऐसे में देश के सवाल क्या हैं वो आप समझिए। सवाल नंबर 1, क्या अब बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से आजाद कराकर रहेगा? सवाल नंबर 2 क्या है, बलूचिस्तान ने संविधान को हिंदी को मान्यता दी, क्या भारत बलूचिस्तान की मदद करेगा? सवाल नंबर 3 क्या है, पाक से बलूचिस्तान के अलग होने पर चीन अमेरिका के प्रोजेक्ट्स पर खतरा बढ़ेगा? सवाल नंबर 4 क्या है, बलूचिस्तान को लेकर भारत का अब कैसा नजरिया होना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान की गरीबी पर और ज्यादा असर होगा? क्योंकि आपको पता है जितने भी मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान में हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान को उन्होंने लूटा है, ऐसा लगता है कि वो उसका प्रदेश कभी रहा ही नहीं था। और अब कुल मिलाकर जो सारे सवाल हैं उन सवालों के जवाब ढूंढने की होगी कोशिश, क्योंकि बलूचिस्तान कम से कम अगर आप पिछले साल के अप्रैल से देखें तो जो परिस्थितियां वहां पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर और पाकिस्तान का संविधान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। आपको बता दें, बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर जो है पूरी तरह सेक्युलर और लोकतांत्रिक राज्य है। धर्म और राजनीति को अलग रखने की साफ मांग है। ये देखिए, एक तरफ है बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर, दूसरी तरफ है पाकिस्तान का संविधान। तर्क क्या है? तर्क है मानवाधिकार और समानता, जबकि नागरिकता पर जोर है। हर नागरिक को पूरी धार्मिक आजादी होगी, जबकि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या रोक टोक नहीं है। स्वतंत्र मीडिया और असहमति जताने का अधिकार है। हिंदू और हिंदी सहित भाषाई विविधता का समर्थन है। ये तमाम बातें जो है वो बलूचिस्तान के लिबरेशन चार्टर में। पाकिस्तान का संविधान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुस्लिम होना जरूरी है। धार्मिक राजनीतिक आलोचना पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राज्य की संरचना में धर्म की केंद्रीय भूमिका है। देश आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लाम को राज्य धर्म का दर्जा जो वो दिया हुआ है। कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कुछ भी अगर आप वहां पर ये करते हैं तो। ये बात तो दुनिया को मालूम है। तो ये जो फर्क है वो दोनों में है। और अगर अब ऐसा है कि बलूचिस्तान अपने लिए तमाम चीजों को चाह रहा है, अपने लिए तमाम चीजों को इसने निकाल कर रखा है, तो क्या अब ये माना जाए कि बलूचिस्तान अब एक अलग इतिहास लिखने जा रहा है? अब ये जानना जरूरी है कि आखिर बलूचिस्तान को पाकिस्तान छोड़ना क्यों नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या है? बलूचिस्तान होगा आजाद, पाक क्यों चाहता है बलूचिस्तान? सबसे बड़ा सवाल ये। अब देखिए, पाक का लगभग 44% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में आता है। जी हाँ, ये आप समझिए कि पाक का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है। गैस खनिज का खजाना है, यहां से देश के कई हिस्सों को गैस मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि समुद्री पहुंच, अरब सागर तक सीधा रास्ता है। मतलब कि जो भी बिजनेस होगा पाकिस्तान में, उसका बलूचिस्तान से सीधा सीधा संबंध है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। और आपको बता दें कि चीन का बड़ा निवेश जो है CPEC, यह आपने कई बार नाम भी सुना होगा, प्रोजेक्ट यहीं से गुजरता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, बलूचिस्तान जो है अलग होने से पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तमाम बड़े कारण हैं। जमीन, पैसा, समुद्र और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान
के लिए बलूचिस्तान जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि बांग्लादेश जैसा एक इलाका है जो अलग हो गया तो चलिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान को काफी फर्क पड़ सकता है और पड़ता हुआ दिख भी रहा है। शायद यही वजह है कि वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा। अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी की मांगे क्या है। बीएलए चाहता क्या है? जी हां, बीएलए की मांगे क्या है? बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र देश बनाना, यह हमेशा से बीएलए की पहली मांग रही है। मांग नंबर 2 क्या है? बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा स्थानीय अधिकार, यह भी एक मांग है जो बलूचिस्तान चाहता है। मांग नंबर 3 क्या है? पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों की कम मौजूदगी, जो कि अक्सर यहां पर होती है, अक्सर लड़ाइयां भी इसीलिए होती है। और मांग नंबर 4 क्या है? कथित जबरन गुमशुदगियों और सैन्य कार्यवाहियों का अंत हो, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार कई बलूचिस्तानी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। मांग नंबर 5, चीन पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स का विरोध जो है वो करता रहा है बलूचिस्तान। मांग नंबर 6 क्या है? बलूच लोगों के लिए राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी की मांग की गई है, जो कि बिल्कुल लगभग शून्य है और कहीं ना कहीं इस बात की मांग लगातार कई बलूच नेताओं की तरफ से की गई है, जिसे बिल्कुल नहीं माना गया है। अब उन सभी जगहों के बारे में जान लेते हैं जहां बीएलए ने हाल ही में पाकिस्तान पर हमला किया। ये अब आप समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, क्वेटा ये वो जगह जहां पर अक्सर हमले हुए हैं। ग्वादर, जी हां, इसके अलावा नुश्की, मस्तुंग, पसनी, खारान, दलबंदीन, पंजगुर, टंप, बुलेदा, केच, आवारान, ये वो तमाम जगह है जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार हमले हुए, लगातार जान ली गई है। ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी की, बल्कि कई तरीके से कोशिश ये की गई कि अपनी मांग को, अपनी डिमांड को, अपनी आवाज को वहां पर पहुंचाया जाए। हालांकि ये समझने की कोशिश कभी भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और खास करके जो आसिम मुनीर है, उन्होंने कभी की नहीं कि आखिरकार बलूचिस्तान को संतुष्ट कैसे रखा जाए। बलूचिस्तान में लगातार सेना भेजे, लगातार वहां पर सैनिकों को भेजकर वहां के लोगों की जान ली गई। अब ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट क्यों जरूरी है। ग्वादर पोर्ट का आर्थिक रूप से बहुत महत्व है। ये सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का मुख्य हिस्सा है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। जी हां, ये फायदा नंबर 1 क्या है, ये आप देखिए। ग्वादर पोर्ट क्यों जरूरी है? पाकिस्तान को क्या फायदे हैं? पाकिस्तान को समुद्र तक सीधा रास्ता देता है, ये फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, विदेशों से सामान लाने ले जाने का बड़ा केंद्र है, ये फायदा नंबर 2 है। फायदा नंबर 3 क्या है? चीन के साथ सीपीईसी का मुख्य हिस्सा है ये ग्वादर पोर्ट, जो कि आप लगातार दिखा भी रहे थे हम आपको। फायदा नंबर 4 क्या है? तेल और व्यापार के लिए तेज और छोटा रास्ता देता है। फायदा नंबर 5, पाकिस्तान की सुरक्षा और नौसेना के लिए ये काफी अहम है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको समझनी होगी कि क्यों पाकिस्तान के फायदे हैं। और ग्वादर पोर्ट, अगर देखिए बलूचिस्तान गया तो ग्वादर पोर्ट भी जाएगा, ग्वादर पोर्ट गया तो मतलब कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो भी परेशानियों का सबब पाकिस्तान के लिए बन सकता है। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान में विवाद क्या है, अब आप ये समझिए। विवाद नंबर 1 क्या है? 1948 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। विवाद नंबर 2 क्या है? कुछ संगठन बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। विवाद नंबर 3 क्या है? अगर आप देखें तो गैस और खनिज का फायदा बलूच लोगों को नहीं मिलता है। विवाद नंबर 4 क्या है? चीन के सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट को लेकर तनाव अक्सर देखा गया है। विवाद नंबर 5 क्या है? मानवाधिकार और गुमशुदगी के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम आरोप हैं वो लगे हैं और अब ये जो विवाद है वो पूरा गहराता जा रहा है। ऐसे में क्या बलूचिस्तान ने अब ये ठान लिया है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी स्वतंत्रता ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या पाकिस्तान ये ठान चुका है कि अब उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं? बलूचिस्तान अब अपनी आज़ादी लेकर मानेगा, लेकिन पाकिस्तान क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठेगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके हुक्मरान जानते हैं कि अगर बलूचिस्तान हाथ से चला गया तो परेशानियां बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बलूचिस्तान गया तो आप समझिए कि आधा ही शायद रह जाए पाकिस्तान, अगर बलूचिस्तान गया तो। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ेंगे इरशाद अहमद खान साहब भी, नेता है पीएमएलएन के, और अहमर मस्ते खान साहब बलोच पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, आप ही के पास आते हुए, ये जो हुआ है
बलूचिस्तान की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान तो अब क्लियर कह रहा है भाई अब हो गया हमारा, हम बिल्कुल अलग है, ये हमारी तमाम चीजें हैं, इसमें हिंदू हिंदी सबका जिक्र किया गया है, मतलब अलग बलूचिस्तान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या ये माना जाए यूके देवनाथ साहब? देखिए, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग तो शुरुआती दौर से ही रही है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं, बलूच लोग बहुत बहादुर होते हैं, दिलेर होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, जज्बा होता है। तो अगर हम 1947-48 की बात दौर को याद रखें तो जो कालात थे, उनके जो खान थे, उन्होंने अपने को पाकिस्तान से आज़ाद रखने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि वो भारत के साथ मिल जाएं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो भी एक तरह से भारत को ऑफर दिया था कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब उस दौरान जिन्ना साहब के दिमाग में शायद थोड़ा शक और शुबा था कि बलूचिस्तान आज़ाद रहना चाहिए या नहीं। वैसे मैं आज बता दूं कि 1948 के मार्च में फाइनली पाकिस्तान की आर्मी गई बलूचिस्तान में और पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मिलाया। तो अगर हम देखें तो 15 अगस्त 1947 से लेकर मार्च 1948 तक, यानी करीबन 5 महीने तक बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था। अब बात हो रही है कि आज क्या हो रहा है। देखिए, आज भी बलूचिस्तान में जो उनके लड़ाके हैं, हर रोज़ पाकिस्तान की आर्मी से, उनकी जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है उससे, कभी कभी रेंजर्स से भी लड़ती रहती है। और इसमें अक्सर बड़ी तादाद में पाकिस्तान की आर्मी को और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जवान हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। दूर दराज के इलाकों में आज तक पाकिस्तान की जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे इस्लामाबाद या रावलपिंडी, वो पहुंच नहीं पाती है। ज़्यादातर इलाकों में वहाँ जो लोकल उनके सरदार हैं, कबीले हैं, उन्हीं की दुंदुभी बजती है। सवाल है कि बलूचिस्तान के लोग आज़ादी चाहते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने अलग अलग समय पर अपने को आज़ाद डिक्लेयर भी किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान को आज़ाद हो जाने देगी? जी जी ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। डॉक्टर श्रुतिदास गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर श्रुतिदास गुप्ता जी, देखिए बलूचिस्तान को लेकर पिछले साल से ही, जो अप्रैल 2025 कह सकते हैं, तब से बलूचिस्तान खास करके बीएलए लगातार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहा है अपनी आज़ादी को लेकर। और अब जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि अब जो वो तो उन्होंने कह दिया भाई अब हम देश में नहीं रहेंगे, हमारा पड़ोसी बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो डिमांड रखी गई है, ये एक्स सीएम हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब तो हमारे पास सेपरेशन के अलावा कोई चॉइस नहीं है। पर वो एक्स सीएम सिर्फ एक ही साल के लिए रहे थे, उनको दोबारा वो पद नहीं मिला है। वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से हार के परेशान होके उन्होंने ये हताश होके आगे स्टेटमेंट दी है, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकली भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, तो आवाज़ सामने रखने का क्या फ़ायदा है। तो अब मैं जो लेटेस्ट उनकी ये स्टेटमेंट के बाद जो सोशल मीडिया पे कैंपेन देख रही हूँ कि वो उनकी भी अब स्मेयरिंग शुरू हो गई है कि वो अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को आगे ले जाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर इस बात का वो कोई पाकिस्तान या उसके आवाम ये मानने को तैयार नहीं है कि बलूचिस्तान जो 40% एरिया है, 10% पॉपुलेशन है और 80% पाकिस्तान का रिसोर्सेज है, तो ये हिस्से को वो बाहर जाने देना नहीं चाहेंगे और इसके लिए वो एड़ी चोटी का दम लगा देंगे। क्योंकि जो सीपेक आपने मेंशन किया, वो सीपेक के लिए भी जो डील्स हुई हैं, वो सारा सामान तो बलूचिस्तान से ले जा रहा है, वो सिंध से थोड़ी कुछ ले जा रहा है और वो पंजाब पाकिस्तान से भी थोड़ी कुछ ले जा रहा है। ठीक है, तो उनको जो सामान चाहिए वो भी वहीं से जा रहा है। दुख की बात ये है कि जो गैस पाइपलाइन, जो सुई गैस पाइपलाइन वहां से जाती है, जो सीपेक के लिए जो चाइना के आगे बेची जाती है, उसकी गैस जो है मतलब वो वहां से बलूचिस्तान से निकाली जाती है और बलूचिस्तान के चूल्हों में आज भी लकड़ी जलती है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां के लोगों को वहां 1% भी वहां के रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिलता है। बजट में तो 350 बिलियन का पाकिस्तानी रुपीस का उन्होंने बिलियन बना दिया कि हम हेल्थ भी डालेंगे, एजुकेशन भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक पैसा नहीं दिखता है वहां पे खर्च हुआ हुआ, ना रोड बनी नजर आती है, ना वहां पे लोगों की जिंदगी बदलती नजर आती है। इनफैक्ट कुछ देर पहले का एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा जहां पे लोगों ने वीडियो करके दिखाया है कि अब बदले की आग में वो लोगों के घर तोड़ रहे हैं।
पाकिस्तानी आर्मी, और वो आई थिंक ये ग्वादर के पास वाले एरिया में ही सब ये हरकतें कर रही हैं। उनका, वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे पीएलए अपना एक इंस्टॉलेशन बिठाने वाली है ग्वादर में चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके उनके लिए जो जगह साफ की जा रही है वहां से लोगों को वहां से पीछे हटाई जा रही है। पहले इनकार नहीं हुआ, ये हमेशा करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से चाहे वो अपनी सामने आके बात रख भी दें, ये एक बहुत छोटा फोर्स है और पाकिस्तानी आर्मी एक बहुत बड़ी फोर्स है। इतने ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं तो भी दुनिया आंख मूंद करके बैठी है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि लोग ये वाला दर्द दुख देखना नहीं चाहते, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे है, यूएसए का इंटरेस्ट यहाँ पे है। जब तक पाकिस्तान अपने आप को उनको बेचने को तैयार है एज अ पॉलिटिकल रिसोर्स, कि इंडिया पे दबाव डाल दे, अफगानिस्तान पे, रशिया पे, ईरान पे, जब तक वो इस जियोपॉलिटिक्स में एक पैदा बनने को तैयार है, तब तक ये नेशंस इस ठीक है। ह्यूमन राइट्स आती हूँ मैं वायलेशंस को नहीं श्रुतिदास गुप्ता देखेंगे। जी आपके पास वापस। मेरे साथ अहमद मस्ते खान साहब भी है। अहमद मस्ते खान साहब, क्या ये माना जाए बलूचिस्तान एक आजाद देश बनने की राह पर है, बहुत नजदीक आ चुका है उसके? जी नमस्कार। बिल्कुल है, हमारे लोगों का फैसला है। कौमें अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करती हैं। बाहर वाले बड़ी कुव्वतें वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते हैं। बलोच किस तरीके से रहेंगे, किस फॉर्म में रहेंगे, ये बलोच कौम का फैसला है। और बलोच कौम ने फैसला कर लिया है कि ये जो नाजायज रियासत अंग्रेज बना के गए थे उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जिन वजीर आला का आपने जिक्र किया, अख्तर मेंगल, 2000 अक्टूबर में जब मैं पाकिस्तान से फरार होके यहाँ आया ना जी, मेरा तो नारा है पाकिस्तान से जिंदाबाद। वो कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, जी मेरा तो बहुत पुराना नारा है पाकिस्तान से जिंदाबाद। जो वहां पर सही बात करे, जो सच्चाई की बात करे, वहां पर ये लोग फौजी आईएसआई उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो हम तो 25 साल पहले पाकिस्तान से जिंदाबाद का नारा छोड़ लगा के हम यहाँ आए। आने से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले आखिरी लीडर बलोच जिससे मैं मिला था उनके गांव में, वड में, उनका नाम सरदार अख्तर मेंगल हैं। सरदार अख्तर मेंगल एक तारीखी शख्सियत हैं। उनके बड़े भाई को फरवरी 1976 को, देखें ये जो आपने अभी जिक्र किया ना अपने शो में, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का, जबरी गुमशुदगी का, तो सबसे पहले बलूचिस्तान में 1975 में एक हिंदू एक्टिविस्ट था, उनको इन्होंने पाकिस्तान ने दिलीप नाम का, दिलीप दास और एक शेर अली मरी, उनको 1975 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी, वही भुट्टो जिसने नारा लगाया था कि हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, उसी भुट्टो ने सबसे पहले हमारे ऊपर आके हमला, एक मर्तबा उन्होंने भी हमला किया था। हालांकि वो हमें अच्छी तरीके से जानते थे, हमारे हमसाए कराची में रहे थे वो, उन्होंने आके हमारे ऊपर हमला किया था। उस सबसे पहले देखे हिंदू आदमी था दिलीप दास, शहीद, मेरा उनको सलाम। हम ये हिंदू मुसलमान ये सारे चक्रों में नहीं पड़ते हैं, हमारे लिए पैट्रियट है, हमारे लिए हम अंग्रेज के गुलाम नहीं हैं। आप लोग अगर अंग्रेज के गुलामों के लिए कहें कि अच्छी बात है भाई, इनका बड़ा फौजी बहुत बड़ा ताकत है, कोई इनके फौज में ताकत नहीं है। मर्सनरी फौज में कोई ताकत नहीं होती है। ये जो अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं, इनका ना कोई आइडियोलॉजी है, ये आके किसी और मुल्क पे कब्जा नहीं जमा सकते हैं। हमारे महिलाएं लड़ रही हैं, आपने देखा 60 साला महिला लड़ रही है और हथियार उठाया है। हमारी 23 साला महिलाओं ने हथियार उठाया है, हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। आती हूँ सर मैं आपके पास। हमें ये देखें, मैं आपसे एक अर्ज करूं, मैं तो अपने देवनाथ भाई मेरे यहाँ बैठे हुए, मुझे तो कल का इनको शिकवा है। ये कह रहे थे भाई पाकिस्तान मजबूत चाहिए, पाकिस्तान का मुंह काला है, इसका जनाजा निकलने वाला है, इसका जनाजा जरा धूम से निकले। ठीक है यूके देवनाथ सर, ये सब कुछ जो हो रहा है इसको भारत कैसे देख रहा है, भारत किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखेगा, और कहीं ना कहीं अगर परिस्थितियां बदलती हैं भौगोलिक खास करके पाकिस्तान की, तो फिर भारत को भी इस पर बहुत ज्यादा नजर देखने की जरूरत होगी?
खुशबू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है बलूचिस्तान में जो भी डेवलपमेंट होती है उसको बहुत बारीकी से देखता है। हम्म। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनको बलूचिस्तान पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बलूचिस्तान में अभी एक इलेक्टेड सरकार है। उनके यहाँ मीर सरफराज बुख्ती जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए अभी करीबन करीबन 2 साल हो गए हैं। तो और वो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में पीएमएलएन की सरकार है, लेकिन मीर सरफराज बुख्ती जो हैं वो पीपीपी से हैं। तो पीपीपी जो है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पीएमएलएन सरकार की सहयोगी दल है, विरोधी नहीं है। तो ये पूरा समीकरण ऐसे बदल जाता है कि बलूचिस्तान में कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो अभी फिलहाल कायम हैं। तो जो पीपीपी नहीं की है सरकार है कायम, बलूचिस्तान में, नहीं है, कुछ नहीं कहना है, चाह रहे बिल्कुल हैं। नहीं। मैं आती हूँ अहमद मस्ती खान जी, एक बार कंप्लीट कर ले यूके देवनाथ सर, फिर मैं आती हूँ जी। फिर मुझे तो बलूचिस्तान मुझे दीजिएगा। हाँ, मैं आती हूँ जी। देवनाथ सर कंप्लीट करें सर। बलूचिस्तान में जो पीपीपी की सरकार है उनका जिम्मेवारी है फेडरल स्ट्रक्चर में कि वो सेंट्रल अथॉरिटी से अपने लिए और ज्यादा पावर और ज्यादा रिसोर्सेज और सबसे बड़ी बात है कुछ हद तक कुछ ऑटोनॉमी मांगे। दुनिया में ऐसा काफी के देशों में होता है। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, उन्होंने पीओके जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उनको कुछ हद तक कुछ ऑटोनॉमी दी हुई है। ऐसी ही ऑटोनॉमी पीपीपी की सरकार जो है बलूचिस्तान में अपने लिए मान सकती है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान के आंतरिक रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में एक इक्वेशन बनता है कि जो रिसोर्सेस रेवेन्यूज जो जनरेट हुए हैं उस स्टेट के द्वारा, उसमें से कितना हिस्सा स्टेट के पास रहेगा और कितना हिस्सा सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाएगा। ऐसा मॉडल भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुनिया के सभी देशों में ये मॉडल काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटीज जो रिसोर्सेज जो रेवेन्यूज जमा होते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के लोगों को एलोकेट करेगी। जी ठीक है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे अहमद मस्ती खान साहब, ये भी बताइए। और दूसरी बात ये कि अगर बलूचिस्तान अब इस तरह, क्योंकि आरोप तो बलूचिस्तान के लोगों पर काफी ज्यादा वहां के खास करके आप देखिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व गृह मंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो सलाहकार हैं राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आजादी की लड़ाई नहीं है बल्कि दहशतगर्द इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, मैं अभी देखें देवनाथ भाई ने जो कहा ना कि सरफराज भट्टी साहब, उनको हम बुख्ती नहीं भट्टी कहते, सरफराज भट्टी साहब पीपल्स पार्टी के, इनको पता नहीं है। सरफराज भट्टी जो है अगस्त के मिडल में पहले जो इंटरम गवर्नमेंट बनती है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट, इलेक्शन से पहले ये उसके इंटीरियर मिनिस्टर थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं जनाब, ये बहुत ही हमारा अच्छा गुलाम है, इनसे हमें और काम लेना है। तो इन्होंने इलेक्शन से कुछ दिन पहले अपनी जो केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्ट्री है उससे रिजाइन किया और इलेक्शन में ये कूदे। इनको कोई वोट नहीं मिला है, ये जाली हैं, ये कोई जमहूरियत तौर पे इलेक्ट नहीं हुए हैं और ना ये पीपल्स पार्टी के हैं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ अहमद मस्ती खान साहब, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पीएमएलएन के। बहुत स्वागत है इरशाद अहमद खान साहब। ये जो सरदार अख्तर मेंगल है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बलोच लोगों पर जुल्म की हद पार कर दी, इसलिए अब बलूचिस्तान एक आजाद देश बनने की राह पर है। उन्होंने 1971 का भी जो हवाला है वो दिया है। क्या कहेंगे उनके इस स्टेटमेंट पर, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है इस पर? जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये बयान, ये जो आप स्टेटमेंट उनकी बता रहे हैं, सरकारी बयान इसलिए नहीं आ रहा कि इसकी वैल्यू कोई नहीं इस बात की, क्योंकि बलूचिस्तान अलहदा नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है, बलूची पाकिस्तानी है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है और हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। चंद लोग हैं जैसे ये मुस्कुरा रहे हैं साहब, मस्ती खान मस्ती कर रहे हैं आपके साथ चैनल पे बैठ करके, मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं, करते रहिए। इन जैसे बहुत सारे पकड़े हुए भी हैं, बहुत सारे मार के भी गए हैं हमारे जवानों ने। तो बाकी जो रह गए हैं उनको भी सबक सिखा दिया जाएगा इंशाल्लाह। बलूचिस्तान
अच्छा, ना इरशाद एनर्जी अहमद की साहब, बात करता है, ना बलूचिस्तान अच्छा के लोग इरशाद एनर्जी की अहमद बात खान करते साहब, हैं, ना क्या आप इस बात से बलूचिस्तान हमसे सर, अलग होने की बात करते हैं। इरशाद अहमद खान साहब एक सेकेंड, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि जितनी चीजें बलूचिस्तान में है, जितना संपन्न बलूचिस्तान रहा था, आप चाहते तो वहां के लोगों की ये स्थिति नहीं होती, जो आम लोग हैं वो इतना परेशान क्यों है वहां पर? देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को उंगली करने की कोई जरूरत नहीं, उंगली सर हिंदुस्तान को उंगली लेने की कोई हिंदुस्तान जरूरत तो नहीं है। ये अगर चाहे तो पाकिस्तान फिर तो है, वो बहुत कुछ कर हमें लेता। मालूम है कि आप किस हिंदुस्तान सूबे की को चिंता किस मत कीजिए, मैं तो तरह बलूचिस्तान क्या की देना है, पूछ किस रही सूबे हूँ। को किस तरह आप चलाना है, हिंदुस्तान किस की क्यों तरह कर रहे हैं सर? आप किस तरह से बलूचिस्तान की अपने बताइए कि लोगों को बलूचिस्तान की फायदे देने स्थिति हैं, क्यों किस है? तरह के। अरे इरशाद अहमद खान साहब, बलूचिस्तान की स्थिति क्यों है? आप अपने ही देश की बता दीजिए कि क्यों है। मैं तो कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर हिंदुस्तान का चैनल देखे तो मेरे पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। अगर कल के शो में आपका रिपीट करूं तो इमरान खान की आग जाहिर चलिए कर चुके हैं ठीक है, आप। हाँ आपके कल का शो की नहीं, तरफ जाऊं तो आपके उनके कल पूरे वकील ने कहा था, ये पाकिस्तान बात में शायद हंगामे अभी किए तक आप नहीं PTI समझ वालों पाए ने। इरशाद अहमद खान साहब। आपने जो वकील प्रोवाइड कराया है ना इमरान खान को अपने देश पाकिस्तान में, उनकी तरफ से यह कहा गया था कि 80% आंखें उनकी खराब हो गई, हमें डॉक्टर्स नहीं दिया जा रहा। ये हम नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं कह रहा, ये बात आप समझ लीजिए इरशाद अहमद खान साहब प्लीज। मुझे पूरा बोलने तो दें। आप बोलिए, अब मुझे आप आधी सवाल बातें करते गलत हैं बात करेंगे तो मुझे सही पूरा तो बोलने करना दें। पड़ेगा ना सर। जिस अब तरह बताएं, मफ्ती खान को बोलने दे रही थी, बताइए, दूसरे लोगों को बताइए, बोलने दे रही थी, बताइए। जीवनाथ को बोलने दे रही थी, बोलिए। मुझे सुनने की जरूरत तो रखें आप। अरे सर सुन जब रही हूँ, मेरे आप गलत पाकिस्तान के बोलेंगे खिलाफ तो बोलते रोकूंगी हैं, और फिर पूरी जब भी मेरे करूंगी बात। आप पाकिस्तान के बताइए, खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, जब मेरे आपको अब ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा खिलाफ- लग सकता है क्योंकि मैं देखिए, सच बोल मुसलसल रही बोले हूँ। जा रही हैं आप। आपके साथ शो का फायदा नहीं है मुझे, मेरे ख्याल में बंद कर दूं या सवाल हाँ, करके बोल। पीछे जवाब पूरा करने दें, या आप झूठ अगर बोलते हैं, आप गलत आप बोलेंगे ज्यादा तो बोल- मैं आप बीच देखिए, में ये रोककर बोलने सही लगे हैं। करूंगी अब सर। इनके दरमियान में आप नहीं बोलेंगी। मैं मुझे बोलूंगी आपने अगर आप आधा गलत सेकंड बोलेंगे पूरा नहीं तो बोलने दिया। ये आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कब बोलना। अगर आप गलत बोलेंगे नहीं तो तो मैं फिर बीच में आप मत बुलाया रोकूंगी। करें हमें, जब आपने हमें सुनना नहीं है तो अरे मत सर बुलाएं हमें। सुनूंगी, लेकिन मुझे गलत कोई बोलेंगे जरूरत तो नहीं है रोकूंगी भी ना। आपके आप साथ समझ ही नहीं रहे इरशाद अहमद जब खान मुझे साहब। बुलाया अब बात है, पूरी मुझसे करिए सवाल ना, कर रही हैं। अब समय दे रही हूँ, मुझसे पूरी जवाब करिए, दें आप। बात पूरी करें सर। आप ये बात झूठ बहुत पूरी बोलते करने हैं, कब दे बहुत रही झूठ हैं? बोलते हैं। ये झूठ क्या झूठ बोलते बोलते हैं? हम बिल्कुल डंके की चोट पे जो कुछ बोलते हैं सच बोलते हैं। आप बेफिक्र रहिए, झूठ बोलने वाले लोग भागे हुए हैं मुल्क से, बैठे हैं मेरे सामने, अब बात हंस पूरी रहे हैं, करें मुस्कुरा सर, रहे हैं। बात पूरी करें इरशाद अहमद खान साहब। बात तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मेरा मुल्क है, मुझे मालूम है कि मुझे अमेरिका मुल्क को का कैसे गुलाम, चलाना है। मुझे अमेरिका आप का गुलाम डिक्टेट है। करने वाले कौन है हिंदुस्तान वाले बैठ करके? आप अमेरिका के गुलाम अपने हैं। मुल्क की ख्याल कीजिए, अपने खालिस्तान का, कल भी मैंने कहा था, अपने खालिस्तान का ख्याल कीजिए, मकबूजा कश्मीर के लोगों को आजाद कीजिए। अरे उनके सर ऊपर सुनिए, जुल्म बर्बरियत बंद कीजिए। कश्मीर आप भारत तो मेरे में बलूचिस्तान बहुत के अच्छा है। अब आप ऐसी बातें बलूच करेंगे लोगों की फिर कहेंगे पठानों कि की मुझे तमाम- बोलने नहीं देते। आपसे जो तमाम सवाल करूं आप community- उसका जवाब तमाम नहीं community के देते। लोग आप रहते हैं कश्मीर की बलूचिस्तान चिंता में। मत करिए, कश्मीर बिल्कुल देखिए- बढ़िया है, एकदम अमन शांति है। आप अपने बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, इन तमाम जगहों की चिंता कीजिए जहां के लोग जो है हमें मालूम है, मैं आपके कह रहा हूं कि सेनाओं बड़ी को भी खुशहाली मार है। रहे हैं। आप मैं 2 कश्मीर की रोज चिंता पहले क्यों करते कराची हैं? में एनीवे था। सर आप जवाब मैं नहीं दे पूरा पाएंगे सिंध- मेरी बात मैं का। पूरे सिंध को अहमद जो है मस्ती ना, खान साहब देखिए, बाई रोड ट्रैवल अगर किया ठीक है मैंने। मैं आती हूँ आपके पास। अहमद मस्ती खान साहब अगर आप आवाज उठाएंगे, अगर कहेंगे तो इनके भाई ये तो दरमियान कह में रहे हैं बोलिएगा, कि आप इसलिए दहशतगर्द हैं और आपकी तरह कई लोगों को इन्होंने मारा है और आगे भी मारेंगे, ये बात कह रहे हैं भाई अहमद मस्ती खान ये साहब। देखें, इनका रियासत दहशतगर्द है। इनके रियासत ने अब इनको सुनेंगे, आप बोलते रहेंगे आपके ये, यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं ये। 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं आके उसके दरमियान में पूछे, नहीं बोलते हैं आप लोग। लोगों से पूछे कि भाई आपका धर्म क्या है, वो कहें कि हम संताना धर्मा के मानने वाले हैं। तो इन्हीं के जो जनरल आसिम मुनीर के भेजे हुए कातिलों ने विनय नरवाल को शहीद किया। मेरा विनय नरवाल को सलाम। हम भारत के अवाम के साथ खड़े हैं। हम इनके चेहरे देखे मकरू, ये किस किस्म के जिहादी हैं ये। इन्होंने बिन लादेन को अपने घर में बिठाया हुआ बोलिए, था। इनके दरमियान बोलिए ना इन्होंने- जरा। देखिए अरे मुझे सर छोड़ आप डाल मुझे रही मत थी मेरे बताइए दरमियान मुझे में कब बोला, आपको तो सवाल पूछे नहीं, उसका तो इनके आप दरमियान जवाब में नहीं दे बोलिए ना, पाते। इन्हें disturb इरशाद कीजिए। अहमद खान साहब मुझे जब मैं सच सुनिए ना बोलता सर, हूं, थोड़ा सा दाऊद आतंकवाद के और बारे में तमाम उसके चीजों से दरमियान में आप नहीं निकलिए। बोलेंगे।
ये दुनिया बहुत आगे जा रही है। आपके प्रधानमंत्री ये एक्सेप्ट करते हैं। सुनिए इरशाद अहमद खान साहब, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आपके प्रधानमंत्री, एक सेकंड में अहमद मस्ती खान साहब, मैं आऊंगी। सुनिए डिबेट को डिबेट की तरह रखिए, ना कि इरशाद अहमद साहब, आप मुझे मत बताइए मेरे को कैसे रखना है। आप मुझे ये जवाब, आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें इतनी शर्म आई कि हम कैसे बताएं आपको कि हमें कैसे कैसे पैसे मांगने पड़े। शहबाज शरीफ बतौर, और उन्होंने कहा कि असीम मुनीर के साथ जाकर, ये बहुत शर्म की बात है। देखिए मेरे वजीर, आप जरा सुनिए, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एक सियासी गुफ्तगू को आप इशू बना करके अपने चैनल पे बैठ के प्रोपेगेंडा करते रहे। आप सही मुल्क के लिए बोलते हैं, वो सच बोलते हैं। अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो क्या कर्ज हिंदुस्तान ने नहीं लिया हुआ? क्या कर्ज पूरी दुनिया के ममालिक IMF के मकरूज नहीं है? अब देखिए, सुनिए इरशाद अहमद खान साहब, अब आप देखिए फिर आप सवाल करने लगे। क्या पूरी दुनिया के ममालिक लोन नहीं लेते हैं? मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने आतंकवाद, आप लोगों की तरह आतंकवाद को पालते पोसते नहीं हैं। हम अगर कर्ज ले, और हम पहली बात तो हम आपकी तरह हर बात पे पहुंच नहीं जाते कर्ज लेने के लिए। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। सुनिए इरशाद अहमद खान साहब, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। आप ये भारत नहीं कहता, ये एक नंबर आता है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़े। मैं आती हूँ आपके पास, यूके देवनाथ सर। देखिए कहां से कहां बात चली गई, बात बलूचिस्तान की हो रही थी। इरशाद अहमद खान साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सब ठीक है, ऑल गुड है, और कुछ लोग हैं, जैसे उन्होंने जिक्र भी किया अहमद मस्ती खान का एग्जाम्पल देते हुए, ऐसे ऐसे लोग जिनको जो दहशतगर्द है मारा गया है, ऐसे लोगों को और मारा भी जाएगा। बिल्कुल, जो दहशतगर्द होगा उसे मारा जाएगा। ठीक, हाँ यूके देवनाथ सर प्लीज कंटिन्यू। खुशबू जी, दिक्कत ये आ रही है कि अगर बलूचिस्तान के लोग अलग होना चाहते हैं तो पाकिस्तान नहीं होना चाहते। बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्द अलहदा होना चाहते हैं, दहशतगर्द मुल्क तबाह करना चाहते हैं। अगर बलूचिस्तान के लोग अलहदा नहीं होना चाहते, खुदा की कसम आज भी मेरे साथ हैं बलूचिस्तान के लोग। तो जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई लेनी पड़ती है। ये पहला मामला नहीं है दुनिया में जब किसी एक बड़े मुल्क का एक छोटा हिस्सा अलग होना चाहता है। देखिए, मैं खुद फौज में था, और अगर भारत का मैं इनको एग्जांपल दे दूं, अगर ये मुझे सुने ध्यान से, मैं पाकिस्तान की भलाई के लिए बोल रहा हूं। भारत में भी आजादी हमें नहीं चाहिए, हमें अलग अलग पाकिस्तान को आजादी की मांग होती थी। भारत में भी दूर दराज के क्षेत्र हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जब भी सोचेगा इरशाद अहमद खान साहब, अभी आप फिर बोलेंगे कि डिबेट को सुन तो लीजिए, फिर मैं आपको पूरा टाइम भी तो देती हूं सर। दूर के क्षेत्र थे भारत में, जो दूर दराज के क्षेत्र चलाने के लिए, जो कि भारत के साथ दिल्ली के राज के साथ अमेरिका से 50, 60, 70 के दशक में उसको कंट्रोल में किया। हमने हथियार का इस्तेमाल करके भारत से जो भारत से अलग होना चाहते थे, हमने हथियार का इस्तेमाल कम किया। हमने हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र थे जो भारत से अलग होना चाहते थे, उनको प्यार से, मोहब्बत से, सबसे बड़ी बात है सोशल इन्वेस्टमेंट करके मुझसे जवाब करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा किया हमने, ताकि इन दूर दराज के क्षेत्रों में नौकरियां पैदा हों, स्कूल खोले, अस्पताल खोले। आज की तारीख में सड़कें बना रहे हैं, दूर दराज की गांव तक मोबाइल टावर लगा रहे हैं। वहां पे स्थानीय लोगों को हमने कुछ हद तक पंचायत लेवल पर आजादी दी हुई है। इसी तरह की अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए भारत ने दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां की दिल्ली की अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता था, हम में से जो भी हिस्ट्री या मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें मालूम है, टीवी पे नाम नहीं लेना चाहता इन लोगों का, हमने उनको भारत की मेन स्ट्रीम में आस्ते आस्ते ले आए। आज भी कोशिश जारी है। मैं गृह मंत्री जी के एक बयान का आपको हवाला देता हूं। हमारा गृह मंत्रालय हमेशा इस पे यकीन करता है कि भारत में जहां जहां पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, अब नक्सल मूवमेंट हो रही हैं, साहब को मालूम है, जहां जहां नक्सलाइट मूवमेंट हो रही हैं, वहां हम सोशल रेवोल्यूशन लाकर नक्सल मूवमेंट को खत्म करेंगे।
हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम है हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक देश है तो उसके अंदर दिक्कतें होंगी, ये कोई ऐसा दुनिया में कंट्री नहीं है जिसके अंदर की दिक्कतें नहीं है। बहरहाल मैं आती हूँ, एक कमेंट में श्रुतिदास गुप्ता जी आपसे भी लेना चाहती हूँ, जो बातें इरशाद अहमद खान साहब कह रहे हैं उस पर भी मैं आती हूँ, और उसके बाद अहमद मस्ती खान साहब के पास भी और इरशाद साहब के पास भी। श्रुतिदास गुप्ता जी, ये तमाम चीजें जो हो रही है, मतलब कि कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर लड़ाइयां हो रही है तो आंखें बंद कर लो, और मान लो कि लड़ाई नहीं हो रही है तो मतलब कि लड़ाई नहीं हो रही है इनके हिसाब से, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑल इज वेल है। देखिए, ये इनका नेशनल स्टैंड होगा कि भाई ऑल इज वेल बोलना ही है, नहीं तो फिर इनके यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। इमरान खान को अगर ऑल इज वेल बोल रहा है कि आपने घबराना नहीं है, बोल रहे हैं, उन्होंने भी यही साहब डायलॉग बोले थे, अभी ये लोग भी ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, आपको क्या दिख रहा है। पर वो अलग बात है कि वीडियो, आजकल का इंटरनेट का जमाना है, वीडियोस बन जाते हैं, अपलोड हो जाती है। और जो हम पिछले शो में डिस्कस कर रहे थे, एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से बताया था कि जो बलूचिस्तान के जो आज़ाद पसंद लोग हैं, उन्होंने अपना एक अलग आईटी सेल बनाया है। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है कि कहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अटैक हो रहे हैं, किस तरह से उन्होंने बिना सिविलियन कैजुअलिटी करे ओनली टारगेटिंग मिलिट्री स्ट्रक्चर्स, जिससे वो अपने देश को वापस ले सके। तो इस तरह का जो नरेटिव जो है वो अपना आगे कर रहे हैं और ये सबको दिख रहा है। तो चाहे अब ये अपना ऑफिशियल स्टैंड चाहे ना चेंज कर पाए, पर दिल ही दिल में अगर इनको ये पता है कि वहाँ के लोग वहाँ से आज़ादी चाहते हैं, या तो उसके अंदर सोशल अपलिफ्टमेंट करके लोगों का आप वहाँ से उनका दिल बहला दीजिए। आई बिलीव 70s के दशक में एक अग्रीमेंट भी हुआ था जहां पे उन्होंने बोला था कि हम ठीक है आपको पार्ट देंगे, हिस्सा देंगे, हम सिर्फ आपको कुचल के नहीं रखेंगे। उसके बाद कुछ साल तक शांति भी रही है वहां पे। फिर पर जब देखा कि ये बात जो है सिर्फ होठों तक रह गई, कभी रोड नहीं बन पाई, कभी गैस नहीं लग पाई, तो जब ऐसे जब दिखता है तो सामने वाला लोग फिर आके आक्रोशित होते हैं। अब जो गायब हो रहे हैं लोग, ये हवा में तो गायब नहीं हो रहे ना, लोग मांग रहे हैं वहां पे। अब आप मेहरांग बलोच ले लीजिए, उनको आपने बंद किया है कि नहीं किया है, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखती हैं। तो ऐसी चीजों को आप छुपा सकते हो, दबा सकते हो, आपका नेशनल स्टैंड एक हो सकता है, पर सच छुपाने से छुपता नहीं है। सिर्फ शुतुरमुर्ग की तरह मत जिए। बिल्कुल। इरशाद अहमद खान साहब इस पे क्या जवाब देंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बात तो इरशाद साहब ये है कि जो सच्चाई होती है वो धीरे धीरे फिर सामने आ ही जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी यूके देवनाथ मैं आती हूँ अहमद मस्ती खान साहब, एक बार इरशाद अहमद साहब पूरा कर ले, उसके बाद जी। इनके झूठ कितने सुनेंगे भाई? इनका फरमा रहे थे कि ये सारे झूठ ये बोल रहे हैं यार। इनका माइक बंद करें प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट। अहमद मस्ती खान साहब, इनका माइक बंद करें, लेट हिम कंप्लीट, और उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। इरशाद अहमद खान साहब, सुबह सुबह में इनके झूठ क्यों सुनो? इनका झूठ क्या? आप चुप करके बैठे, मैं आपका झूठ नहीं सुन रहा हूँ। अरे अहमद मस्ती खान साहब, आपको देख नहीं रहा हूँ मैं बलोच हूँ, मैं सही बात भागे हुए हैं पाकिस्तान से। बलोच होते तो आप मोहब्बत करते हो तो रुकिए, हम लड़ रहे हैं अगर बलोचिस्तान खान साहब, रुकिए। बलोचिस्तान एक मिनट अहमद मस्ती खान साहब, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। इरशाद अहमद खान साहब एक बार अपनी बात पूरी कर ले, मैं आ रही हूँ आपके पास। इरशाद अहमद खान साहब, आप जाए, निकले एक सेकंड रुकिए। अहमद बलूचिस्तान से बात मुसलसल बोले जा रहे हैं, या इनको चुप कराएं या मुझे बोलने दें। अरे सर, मैं बोल ही तो रही हूँ उनको। आपको क्या हो गया सर, इतने गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, वो मुसलसल बोले जा रहे हैं। अरे मैं कंटिन्यू उनको कह तो रही हूँ कि सर अपनी मौके का इंतजार करें, और क्या करूँ सर, उनके पास स्टूडियो में थोड़ी चली जाऊंगी उनको चुप कराने के लिए। अहमद मस्ती खान साहब प्लीज वेट, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। हाँ, इरशाद अहमद खान साहब, शिकायतें। अरे अहमद मस्ती खान साहब, सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। इरशाद अहमद खान निकले बस। देखिए, बात ये है, जिन्होंने निकलना था वो बैठे हुए आपके चैनल पे भाग के अमेरिका। ठीक है, जो लोग दहशतगर्द हैं, जो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बैठे हैं इंडिया के चैनल पे अमेरिका से आकर के। देखें, हम प्यार करते हैं अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क में बैठे हैं। हम फेस कर रहे हैं दहशतगर्दी को, हम फेस कर रहे हैं जाली मुल्क है, हम फेस कर रहे हैं अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन को। देखें मस्ती साहब, अगर इस तरह ही बोलते रहेंगे तो फायदा नहीं है ना आपको। मैं पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है, आप अमेरिका आप अपनी बात पूरी करें। अहमद मस्ती खान साहब, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट सर बोल ले। अच्छा, मुझे इनको खत्म कर। ये झूठ बहुत बोलते हैं, खुशबू जी बहुत सर, तो उनकी झूठ को आप बेनकाब कर दीजिएगा, मैं पूरा समय दूंगी। ऐसे करेंगे सर तो टाइम खराब होता है। अहमद मस्ती खान साहब प्लीज सर। इरशाद अहमद खान साहब, हाँ अब सर पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की बात कीजिए प्लीज, किसी पे पर्सनल अटैक मत करिए प्लीज सर। इरशाद अहमद खान साहब, मैं कभी भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा था
जो बात देवनाथ जी ने की, ये इन खातून ने की, हाँ ये देवनाथ जी कह रहे थे कि हम अपने लोगों को समझाने के लिए उनको प्यार से समझाते हैं, उनको सबक देते हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोलते हैं। मुझे ये बताइए, कनाडा में जाके सिखों को मारना और आपके एम्बेसी के आप लोगों को इनके वहां झूठ से क्यों सुन निकाला रहे हैं? जाना, इनके क्या झूठ नहीं क्या सुने ये भाई। अब समझाना देखिए, था? अब आप क्या जब ये ये इस तरह की समझाना था? बातें मुझे करेंगे बताइए तो ना। फिर आप बीच बात में बोलना कर रहे थे कि पड़ेगा। आप लोग क्या सबूत है आप लोग आपके अपने पास? मुल्क में बड़ी आप शांति कल करते हैं, यूएन बड़ी की अमन की रिपोर्ट बात आई, करते हैं। यूएन की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया जैश ए मोहम्मद का पूरा हाथ था, मसूद अजहर का पूरा हाथ था जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो रिपोर्ट्स आती है उसके बारे में कुछ नहीं करते, और पता नहीं कहां से आप ये बयान सामने ले आते हैं। अगर हमने किया होता हमारे एम्बेसी के लोगों को, अरे सर, आपके यूएन उसके साथ तो है ही ना, आप उसी की रिपोर्ट आई है। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, मैं अब आती हूँ आपके पास। अहमद मस्ती खान साहब बताएं। ये मैं इनको एक चीज कहता हूं, एक ही चीज, इधर हम उधर तुम। अपने घर में बैठे हमारे घर के तरफ नजर न करे। आपका कौन सा घर है? आपकी आपका नजर घर कौन सा है? हमारे मस्ती खान, मुझे ये तो बताओ। अमेरिका की कौन सी स्टेट में रहते हो? अपनी मैली आंखों से बलूचिस्तान की तरफ ना देखें। अमेरिका की कौन सी स्टेट में मौजूद है? बलूचिस्तान बलोचों का है। कहाँ आप पंजाब में बैठे, नहीं, आप पंजाब में कहाँ बैठे, आप कहाँ आप हैं? पंजाब में बैठे, आप कहाँ हैं? मुझे आराम- ये बताइए सर। आप जो आराम LLP से का नारा बैठे। लगा रहे हैं, खुद मोदी अलग होकर जी- भागे हुए हैं। मोदी जी ने कहा ना आपको आराम से हाँ, वो तो रोटी आपके खाएं, चचा जान वरना है गोली मोदी जी। लगेगा। मोदी जी की बात सुने, मैंने कहा ना, मोदी वो जी तो की आपके बात अब्बा सुने। जान आप है। आपका मुल्क अभी जाने वाला है। टाटा बाय मामू बाय, जान है टाटा आपके। बाय बाय, उनकी टाटा बाय बाय हो रहा है आपके मुल्क का। आपने चाहे अपने पियो मुल्क चाहे। का मुंह खुद अंग्रेज की गुलामी, फिर अमेरिका की गुलामी, फिर चीन की गुलामी, कितने लोगों की आप गुलामी करेंगे? आपको कोई शर्म है, हया है? ये कब तक चलेगा ये मामला? बहुत शुक्रिया खुशबू जी। ठीक है, ठीक है अहमद मस्ती खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यूके देवनाथ सर, देखिए ये जो पूरी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, आने वाले समय में इसको किस तरह से, इस पूरी परिस्थितियों को हैंडल किया जाएगा? जो इतिहास रहा है पाकिस्तान को, उसको देखकर क्या लगता है? क्योंकि अब बांग्लादेश गया था तो बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अगर बलूचिस्तान चला गया तब तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाएगी अगर वहां के लोगों को नहीं मनाया गया तो। खुशबू जी, मैं जो भी कहूँगा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और बतौर हिस्टोरियन बात करूँगा। देखिए, क्या बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा? मेरी जो एक्सपीरियंस है, जब तक पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है, बलूचिस्तान के आज़ाद होने की संभावना कम है, नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान को क्या करना है? देखिए, बलूचिस्तान में तो बहुत ही अच्छा सल्यूशन है कि वहाँ जमहूरियत को पनाह दी जाए, जमहूरियत को बढ़ावा दिया जाए। अभी मीर सरफराज अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सुना है कि पीपीपी से हैं, तो पीपीपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सहयोगी पार्टी है। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, अब पीएमएलएन की ही सरकार है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डाइवर्ट करने चाहिए अपने सहयोगी पार्टी पीपीपी और उसके चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज की जो सरकार है उसकी तरफ। एक ही तरीका है, अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है और चाहता है कि वो भविष्य में खलबली ना पैदा हो। क्योंकि मैं खलबली शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए मिलिट्री पर्सपेक्टिव में हमें मालूम है, आप 100 फौजियों को मार दो, कोई देश आज़ाद नहीं हो जाता। दुनिया में इस वक्त कम से कम 215 देश ऐसे हैं, 115 देश दुनिया में ऐसे हैं जहां की आंतरिक खलबली चल रही है। वो कभी कभी विद्रोही, कभी कभी आतंकवादी, कभी कभी इंडिपेंडेंस मूवमेंट फौज के 50, 60, 100, 200 लोगों को मार देते हैं। इससे कुछ नहीं होता। तो करना क्या है? इनको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि बलूचिस्तान के लोगों को अपना भाई समझे, अपना गुलाम ना समझे, उनको दोयम दर्जे का नागरिक ना समझे। दिक्कत ये हो रही कि पाकिस्तान के जो पंजाब सूबा है, पंजाबी हैं, सुन्नी पंजाबी हैं, इन्होंने बाकी पाकिस्तान को डोमिनेट किया हुआ है, बलूच लोगों को डोमिनेट किया हुआ है, पठान लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में डोमिनेट किया हुआ है, पीओके के लोगों को थोड़ा दबाया हुआ है। और तो और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर सिंध के लोगों को भी पाकिस्तान के पंजाबी अपने बराबर का रुतबा नहीं देते हैं। तो पूरे देश को ये तय करना पड़ेगा कि सभी बराबर हैं और ज्यादा रिसोर्सेज उस तरफ मोबिलाइज कर जाएंगे जहां पर गरीबी है, भुखमरी है, जहां बेरोजगारी है।
जैसे कि बलूचिस्तान। अब सीपैक प्रोजेक्ट है, सीपैक प्रोजेक्ट जो है इसमें सारे ठेकेदार की लिस्ट आप उठा लीजिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किसको गए, सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पंजाब में लाहौर के ठेकेदार उठा के ले गए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं सीपैक प्रोजेक्ट के 64 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया था चाइना ने। थोड़े बहुत से ठेकेदार जो हैं वो सिंध से हैं, कराची से हैं। बलूचिस्तान के बेचारे लोग तो बस मिट्टी ही खोदते रहे। अभी ग्वादर पोर्ट बना है, ग्वादर पोर्ट में जितना टॉप मैनेजमेंट है सब या तो पंजाबी लोग हैं या सिंधी लोग हैं। वहां पर बलूचिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, ग्वादर पोर्ट में सफाई दफाई का काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं, केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं। जब तक बलूचिस्तान के लोगों को ग्वादर पोर्ट में या किसी भी बड़े पब्लिक एंटरप्राइज में उच्च पदों पर नहीं रखा जाएगा, तब तक बलूचिस्तान के लोगों को लगेगा कि हम तो सेकंड स्टेज सिटीजन बन गए। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा, कहीं ना कहीं श्रुतिदास गुप्ता जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि अगर आपको किसी देश को एकजुट रहना है तो आपको मुख्य धारा मिलाना होगा। आप देखिए ना, हमने ही कश्मीर पर जिस तरीके से काम किया गया है पिछले कुछ समय में, अगर लगातार देखा जाए वहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन टीम का हिस्सा हो रहे, वहाँ की जो मॉडल्स हैं वो मुंबई में आके काम कर रहे, मतलब हमने मुख्य धारा से पूरी तरह से जोड़ा है क्योंकि वो हमारा अभिन्न हिस्सा है। इस बात को, इसी चीज को एग्जाम्पल लेकर पाकिस्तान अगर काम कर लेता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए, अगर मैं, कश्मीर एक स्पेशल केस है क्योंकि उसके अंदर आउटसाइड इंटरफेरेंस भी बहुत है और ब्रेन वॉशिंग भी बहुत है। क्योंकि अगर आप अभी नवंबर वाला किस्सा ही देखेंगे तो उसमें जो आपके इतने सारे डॉक्टर्स का, जो वाइट कॉलर डॉक्टर्स का नेक्सस पकड़ा गया था, कितने सारे का जो है थ्रेड जो है वो कश्मीर तक जा रहा था। तो अगर ये कहना कि एजुकेशन से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये गलत है। अगर ये कहना कि सोशल अपलिफ्टमेंट से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, इन चीजों से कम हो जाता है ये। आपका जैसे बलूचिस्तान के अंदर, मैं अगर सर की बात को ही आगे एक फिगर देते हुए बोलूं कि 75% लोगों को तो बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन तक ही नहीं पहुंचे, क्लास 6 भी नहीं पढ़े हैं। तो वो अगर सफाई का काम नहीं करेंगे तो और क्या काम करेंगे? उनको आप ठेकेदार कैसे बनाएंगे जबकि उनके घर में चूल्हे ही नहीं जलते? उनके टेम्पररी हाउसेज है। अगर आज भी बलूचिस्तान के वहां पे आप किसी गांव में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप 6वीं 7वीं सदी में गए, वो उसी तरह से कपड़े भी पहनते, उसी तरह के रहन सहन, उठना बैठना है। तो अगर इस तरीके की गरीबी है वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंची है इतने सालों में वहां पे। जो 350 बिलियन का मैंने आपको बोला ना बजट रोल आउट किया था, ये शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट ने ही रोल आउट किया था। और उस बजट के अंदर 80% जो पैसा है वो सिक्योरिटी फोर्सेस खा रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब जो वहां पे, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे जो वो लोग मर्सनरी आर्मी जैसा एक रखते हैं वहां पे भी, तो उन लोगों के सैलरीज में जा रहा है। तो 20% जो बचा वो तो आप जानते हैं करप्ट कितना है पाकिस्तान, तो वो भी खा जाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ अपलिफ्टमेंट से, सोशल अपलिफ्टमेंट या एजुकेशनल सिस्टम या रोड बनाने से या लोगों को खाना पीना उठना बैठने से आज़ादी की इच्छा खत्म हो जाएगी, ये नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक उनकी वजूदी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो लोग पहले आजाद थे। जैसे सर ने आपको हिस्ट्री लेसन देते हुए बोला था कि एक आजाद मुल्क को आपने कैप्चर किया बंदूक की नली पे, और वो तब से लेकर आज तक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, या तो ये 6th वेव है उनकी आजादी की लड़ाई की, ऑपरेशन हेयर ऑफ 1 एंड ऑपरेशन हेयर ऑफ 2 मिला के ये 6th वेव है उनकी आजादी की लड़ाई की। तो ये चल रहा है, ये कोई नया किस्सा नहीं है। ये जिस दिन से आप ने उन पे कब्जा किया उस दिन से किया गया है। कश्मीर का एग्जांपल देना इसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कश्मीर हमारे से जुड़ने के लिए उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेशन दिया था हमको कि आइए हमारे पे आप अपने गवर्नमेंट फॉर्म करिए, वी आर रेडी टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसका किस्सा अलग है। इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेशन, सर ने आपको याद दिलाया, इंडिया की तरफ ऑफर किया था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी लेकर दरवाजे पे खड़ा था और वो चाहते थे कि पाकिस्तान दूर हो जाए। तो पहले उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर करी थी, फिर इंडिया की तरफ अपना इरादा दिखाया था। इंडिया उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। तो इनके लिए अब क्या बचा है? अगर पाकिस्तान नॉर्मलाइज करना चाहता है तो क्या बचा है? आई थिंक जैसे उनको एक ऑटोनॉमस स्टेट दे दे मेरे हिसाब से, कि उनको एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक स्टेट टाइप का एक उनको बना दे कि भाई ठीक है, तुम तुम्हारा देखो, फिर भी हमारा ऊपर ओवरऑल देखना ये है कि आने वाले समय में क्या पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर भी पाएगा कि नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और भी गेस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, हालांकि चलेगा बीच में, अहमद मस्ती खान साहब और इरशाद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।